हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 में आपको पहला पाठ इतिहास में यूरोपियन साम्राज्य भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना इस विषय को पढ़ाते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे कि भारत में अंग्रेज़ों ने आगमन किस प्रकार से किया और फिर इसके बाद में किस प्रकार से इन्होंने अपनी व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों से संपर्क रहा। 16वीं शताब्दी से भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपियन शक्तियों ने भारत में आना प्रारंभ कर दिया। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश ये लोग प्रमुख थे। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल द्वारा व्यापार होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। पहला मार्ग था, प्रथम मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था और इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जेनेवा से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग था लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का, जहाँ से समुद्र द्वारा वेनिस और जेनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग था मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए। इस मार्ग से होकर के ये लोग जाया करते थे व्यापार करने के लिए। तो इस प्रकार से इन्होंने व्यापार प्रारंभ किया। 15वीं शताब्दी 1453 ईस्वी में इन्होंने जो कार्य किया, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार माध्यमों को बंद कर दिया। कुस्तुनतुनिया नगर जो व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था, अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारी को कुस्तुनतुनिया नगर पार करना ही पड़ता था। लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य व्यापार को बहुत बड़ा धक्का लगता था। समुद्री मार्ग की खोज। अब यूरोप वासियों ने व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। समुद्री मार्ग, तो यूरोप वासियों ने व्यापार के लिए समुद्री मार्ग की खोज करना आरंभ किया। इन जंगों की खोज मात्र संभावनाओं के आधार पर थी, इसलिए कुछ नाविकों ने यूरोप के उभरते राज्यों के महत्वाकांक्षी राजाओं व रानियों को धन, धर्म और ध्वज के सपने दिखाए। धन, राज्य की आमदनी के लिए खजाना इकट्ठा करना होता था। कीमती धातु, सोना, चांदी आदि मसाले फ़ायदेमंद व्यापार से कर एकत्रित करने की संभावना होती थी। धर्म, ईसाई धर्म का दूर दराज इलाकों में प्रचार करना। और ध्वज, यूरोप के राष्ट्रों का झंडा दूर दूर के उपनिवेशों पर फहराया जाना, जिसमें उनका साम्राज्य की सीमा बढ़ जाएगी। यूरोपीय राजाओं ने इन नाविकों की समुद्री यात्राओं का खर्चा वहन किया। इनके नाविकों ने कुतुबनुमा की सहायता से रास्तों की खोज की, लंबी समुद्री यात्राएं की। कुतुबनुमा के द्वारा दिशाओं का ज्ञान होता है और भारत की खोज में निकले स्पेन निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तथा पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिण छोर से होते हुए भारत के पश्चिम समुद्र तट के कालीकट बंदरगाह पर पहुंच गए। ये बात है सन 1998 की। अब पुर्तगालियों को हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप का नया जलमार्ग मिल गया। अब यूरोप और भारत के मध्य पुनः व्यापार आरंभ हो गया। इस व्यापार से जो व्यापार आरंभ हुआ, इसमें पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के मध्य से होने वाले व्यापार पर अपना अधिकार कर लिया। वे सोना चांदी लाते और हमारे देश से सूती, रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले ले जाते थे। बहुत मुनाफा कमाते थे। पुर्तगाल की मजबूत नौसेना के कारण हिंद महासागर से कोई दूसरा देश पुर्तगाल की इजाज़त
के बिना अपना जहाज़ नहीं ले जा सकता था। और वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड व्यापारी लोग यहाँ भारत में आने लगे। भारत में यूरोपीय व्यापारियों की एक होड़ सी मच गई व्यापार करने के लिए। व्यापार के लिए धन संबंधी लंबी यात्रा करने वाले जहाज़ तथा नाविक तीनों साधनों का बहुत ही महत्व था। इन साधनों को प्राप्त करने के लिए कुछ अमीर यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में 1600 से 1670 ईस्वी के बीच व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। व्यापारिक कंपनियों का अर्थ है व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी, उनका शेयर होता था। सभी हिस्सेदारी व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते थे और लगाई गई पूंजी के अनुपात में व्यापार से प्राप्त मुनाफे को आपस में बांट लेते थे। हॉलैंड के डच ईस्ट इंडिया कंपनी के इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। आज भी निजी कंपनियां इसी प्रकार की पूंजी इकट्ठा करती हैं। भारत में सबसे पहले पुर्तगाल व्यापार करने के लिए आए। उन्होंने समुद्र तट पर गोवा, दमन द्वीप में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। विदेशी कंपनियों के इन व्यापारिक केंद्रों को कोठी यानी कि फैक्ट्री कहा जाता था। फैक्ट्री एक शब्द है जो कि कोठी में होती थी फैक्ट्री, और इस कोठी में ही ये सारे कार्य होते थे। व्यापारिक केंद्रों में स्थापित कार्यालय अथवा कोठी से फैक्टर शब्द का अर्थ कंपनी की ओर से कार्य करने वाले व्यापारी एजेंट जिस कोठी में कार्य करते थे उसे फैक्ट्री कहा जाता था। यूरोपियन की बस्तियों के लिए भी सैनिकों को रखा जाता था। कोठियों की रक्षा किलों की तरह होती थी और इन किलों की सुरक्षा के लिए यूरोपियन व्यापारियों के सशस्त्र सैनिक तैनात रहते थे। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस के व्यापारी जल के रास्ते भारत आने लगे। इस समय हिंदुस्तान के तो किसी भी शासक ने नौसेना तैयार करने की बात तक नहीं सोची थी। हॉलैंड निवासियों ने, जो डच कहलाते थे, कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम तथा थिनसुरा में व्यापारिक केंद्र खोले। फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टनम, पांडिचेरी, चंद्रनगर, माही स्थानों में अपने व्यापार के मुख्य केंद्र बनाए। अंग्रेजों ने अपने को केवल समुद्र तट तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भड़ोच, पटना, कासिम, बाजार स्थानों पर व्यापारिक केंद्र बनाए। भारत में यूरोप के सभी देशों के व्यापारी पुर्तगालियों के हाथ से व्यापार छीनने लगे और उनमें होड़ सी मच गई व्यापार करने की। उनकी कोशिश रहती थी कि वे भारत में कम से कम कीमत देकर सामान खरीद सकें और फिर इस सामान को यूरोप में अधिक से अधिक दाम पर बेचकर खूब मुनाफा कमाएं। उन्होंने पाया कि सूरत, मसूलीपट्टनम यानी मछलीपट्टनम जैसे बड़े बंदरगाहों पर जो सामान व्यापारियों द्वारा बिकने लाया जाता था वह महंगा मिलता था। इसलिए यूरोप के व्यापारी गांव-गांव में अपना आमदनी का एक एजेंट भेजकर सीधे कारीगरों से माल खरीदते थे और उनकी कोशिश रहती थी सस्ता माल खरीदने की। समय के साथ पुर्तगाली नौसेना और किलों की ताकत अंग्रेज, डच, फ्रांसीसियों ने कई मुकाबलों का कारण कमज़ोर पड़ गई थी। कुछ समय तक किसी एक का भारत के व्यापार पर अधिकार नहीं जम सका। विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए साम, दाम, दंड भेद सभी प्रकार के तरीके अपनाए। उन्होंने बादशाहों व राजाओं के पास अपने अपने प्रतिनिधि यानी दूत भेजे और भारत में खुलकर व्यापार करने की इजाज़त मांगी। अनुमति प्राप्त करने के लिए ये खुशामद भी करते थे। फलस्वरूप राजाओं ने अधिकार पत्र, फरमान इनके लिए जारी कर दिए। व्यापारियों ने दूतों के कुछ करों को न देने की छूट भी मांगी। इनके बदले में उन्होंने बादशाहों व राजाओं को नवीन वस्तुएं भेंट की।
इस प्रकार से हिंदुस्तान में यूरोपीय लोग जो कि व्यापार करने के लिए आए, इनसे मिलने वाली तारीफ और मिलने वाली धमकी दोनों का असर देखा जा सकता था। पुर्तगाली नौसेना का मुकाबला दूसरे यूरोपियन देशों की सशक्त नौसेना ही कर सकती थी और हिंदुस्तान के जहाज़ों को पुर्तगालियों के खतरे से सुरक्षा की ज़रूरत थी। इन नीतियों व स्थितियों का फ़ायदा उठाकर यूरोप के व्यापारियों ने हिंदुस्तान में व्यापार में खूब लाभ कमाया। उन्हें कई टैक्स यानी टैक्स न देने की छूट भी प्राप्त हो गई। ज़मीन खरीदकर उन्होंने अपने गोदाम, घर, बंदरगाह और अपने अपने किले भी बनाए। तो इस प्रकार से इन्होंने भारत में व्यापार करने के अपने रास्ते व्यवस्थित कर लिए और सभी मिलकर के भारत में कच्चा माल खरीद करके अपने देश भेजते थे और वहाँ से सुंदर सामान बना करके भारत के बाज़ारों में और अपने देश के बाज़ारों में भी भेजा करते थे। तो ये जो पाठ था, इस पाठ में हमने भारत में आने वाले विदेशी व्यापारी किस प्रकार से भारत में व्यापार करने के लिए आए और धीरे धीरे इन्होंने व्यापार के साथ साथ अपने साम्राज्य स्थापित करने की योजना भी बनाई, ये इस पाठ में बतलाया गया है। इसके कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को आप हल करेंगे। जैसे प्रश्न है इसमें दिया गया, भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी भारत आया? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अंग्रेज आए थे, फ्रांसीसी आए थे, डच आए थे, पुर्तगाली आए थे। इसका सही ऑप्शन है पुर्तगाली आए थे। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में किस यंत्र के अधिक आविष्कार से लंबी समुद्री यात्राएं आसान हो गई थी? वो कौन सा यंत्र था? वो यंत्र था एक दिक्सूचक यंत्र होता है, इसमें सुई बनी होती है, उत्तर दक्षिण की दिशा बताते हैं, जिसे कुतुबनुमा भी कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर है कुतुबनुमा या दिक्सूचक यंत्र। ठीक इसके आगे अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? अब वास्को डी गामा के विषय में अभी बताया था, तो वो पुर्तगाल देश का नाविक था और पुर्तगाल से आया था भारत में। तीसरा प्रश्न है, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? तो 2 लोग आए थे, सबसे पहले सर हॉकिंस और इनके बाद सर टॉमस रो आए थे, जो कि मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में गए थे और वहाँ से इन्होंने व्यापार करने की परमिशन प्राप्त की थी। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, भारत और यूरोप के मध्य होने वाले व्यापारिक मार्गों के बारे में बताइए। अभी हमने 3 मार्ग बतलाए हैं, प्रथम मार्ग, द्वितीय मार्ग और तृतीय मार्ग। तीनों मार्ग इसमें लिखने हैं आपको, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। व्यापारिक कंपनियों से आप क्या समझते हैं? अभी भी ये भी बताया था हमने, व्यापारिक कंपनी का अर्थ क्या है, यानी वो कोठियाँ जिनको व्यापार करते थे, जिन कोठियों में जिसमें सशस्त्र सैनिक सुरक्षा के लिए खड़ा करते थे, जिसके पास हथियार भी होते थे, वो जो कोठियाँ होती थी वही फैक्ट्री कहलाती थी और उनको ही व्यापारिक कंपनियाँ कहा जाता था। तो इस प्रकार से ये प्रश्न थे, हमने कुछ बता दी हैं। जैसे अभी एक दीर्घ प्रश्न है, ये कुछ प्रश्न अपने आप भी कीजिए। पुराने यूरोपीय व्यापारिक मार्ग कौन से थे और नए व्यापारिक मार्ग की खोज क्यों शुरू हुई? ये प्रश्न का उत्तर आप अपने शब्दों में देंगे। इसके साथ एक प्रश्न और भी था कि अमेरिका की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन दिए हैं, कोलंबस ने, हॉकिंस ने, सर टॉमस रो ने और वास्को डी गामा ने। इसका सही उत्तर है कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। तो ये जो आज हमने आपको बताया है पाठ, पहला पाठ है इतिहास में भारत में यूरोपियनों का आगमन। तो इस पाठ के प्रश्न भी हमने करवा दिए हैं और पाठ भी पढ़ा दिया है और समझा दिया है। इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और कॉपी में लिखने के बाद हमें सेंड करेंगे, या अपनी कॉपी जब आएंगे, स्कूल खुलेंगे, आप उस समय अपनी कॉपी साथ लेकर आएंगे, तब हमसे ये वर्क अपना चेक करा लेंगे। ठीक है, आज का काम इतना ही। धन्यवाद।